Welcome back, all of you. This is my fifth video related to class 12, chapter number 2, entrepreneurial planning. And this is and the joint stock company is our next topic. In this video, we will discuss about joint stock company. In the previous chapter, in the previous video, we have discussed about two form of private form of business organization, that is sole proprietorship and partnership. The students, in this video we are moving our third form of business organization, that means joint stock company. This is the third way of starting a new business, joint stock company. Here we are discussed about the definition, characteristics, meaning, and the various procedure all related to joint stock company. First of all, before understanding anything, what is the requirement? Here we study about the what is the requirement, why we are required जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस. दैट मीन्स जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट क्यों आ गई? सोल प्रोप्राइटर बिजनेस सही था यदि पार्टनर्स, यदि नंबर ऑफ पर्सन वर्क को हैंडल नहीं कर सकते, फाइनेंस की रिक्वायरमेंट यदि 1% फुलफिल नहीं कर सकता, तो उन सब रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए जॉइंट स्टॉक वो पार्टनरशिप बिजनेस स्टैब्लिश किया. लेकिन थर्ड फॉर्म जो जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस है, उसकी रिक्वायरमेंट क्यों आ गई, क्या रीजंस हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए? तो इसके लिए हम देखेंगे सबसे फर्स्ट यहाँ पे कुछ नीड्स है, रिक्वायरमेंट है, उनके कारण हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी बिजनेस की रिक्वायरमेंट आ गई. सबसे फर्स्ट है कैपिटल. दैट मीन्स जॉइंट, हम यहाँ पे जो जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात कर रहे हैं, पार्टनर्स में भी हमने जो पार्टनरशिप में हमने स्टडी किया था, वहाँ पे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, रेस्ट्रिक्शंस के बारे में हमने पढ़ा था कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स हो सकते हैं. तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कैपिटल, तो हम यहाँ पे अब आगे हम जब स्टडी करेंगे तो हम देखेंगे कि जो नंबर ऑफ पर्सन्स इन्वॉल्व है, तो वो यहाँ पे कोई लिमिटेशन नहीं है कि हम बहुत सारी कैपिटल यहाँ पे बाय द फॉर्म ऑफ, विद द फॉर्म ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं. तो सबसे जो फर्स्ट बेसिक रीजन है जॉइंट स्टॉक कंपनी स्टैब्लिशमेंट का, वो है कैपिटल. क्योंकि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है वो बहुत बड़े जो फंड है वो बिजनेस में लेके आती है. नेक्स्ट है मैनेजरियल टैलेंट एंड स्किल्स. हम आगे देखेंगे कि बहुत सारे पर्सन्स एक कंपनी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हमें यहाँ पे देखेंगे कि हमें जो लॉट ऑफ मैनेजरियल टैलेंट और स्किल्स यहाँ पे अवेलेबल होती है. थर्ड और जो मेन रीजन है जॉइंट स्टॉक कंपनी का, वो है लिमिटेड लायबिलिटीज. हमने देखा जो हमारे प्रीवियस टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे, सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, उसके अंदर हम दोनों ही केसेस में हमने देखा था जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, सोल प्रोप्राइटर की, पार्टनरशिप की, वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है. दैट मीन्स यदि बिजनेस फॉर्म में यदि फंड नहीं है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में फंड नहीं है, तो उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करने के भी बिजनेस का जो पैसा है वो रीपे करना पड़ेगा. यदि हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, यदि हमारे बिजनेस में है, तो हमें उन्हें अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को सेल करके भी बिजनेस को जो फंड है वो रीपे करना पड़ेगा. लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे सबसे जो मेन एडवांटेजेस है जो पार्टनरशिप, जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का है, वो है लिमिटेड लायबिलिटी. दैट मीन्स जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स हैं, जो कंपनी जिन्होंने फंड अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है. लिमिटेड लायबिलिटी है, उनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यदि बिजनेस में लॉसेस हो रहे हैं, क्रेडिटर्स हैं, तो भी उन्हें जो पर्सनल प्रॉपर्टीज है उनको सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है. यहाँ पे इस पॉइंट को, जो लिमिटेड लायबिलिटी पॉइंट है, उसको मैं फर्दर जब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे तो हम यहाँ पे इसके बारे में हम देखेंगे. सबसे फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी को समझने के लिए हमें सबसे फर्स्ट इसका जो मीनिंग है उसके बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा. सबसे फर्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी का मीनिंग क्या है, इसको मैं रीड कर रही हूँ, और रीड करने के साथ साथ में जो इसमें जो कीवर्ड्स है उनके बारे में डिस्कस करूंगी. देन आफ्टर हम इसको कंप्लीटली रीड करेंगे. ए कंपनी मीन्स वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. सबसे जो फर्स्ट मेन है थिंक है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन. किसी को कंपल्सन नहीं करते, किसी को प्रेशराइज नहीं करते कि हम हमारा बिजनेस ज्वाइन करो. आप वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन.
जो लोग डिसाइड करते हैं म्यूचुअली, यदि किसी को बिजनेस ज्वाइन करना है वॉलंटरीली, नॉट कंपल्सरी, वो इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकता है. वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स यदि हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका पीछे कोई ना कोई ऑब्जेक्ट होगा. हो सकता है प्रॉफिट मेकिंग, हो सकता है मोर प्रोडक्ट, हो सकता है कोई भी कॉमन ऑब्जेक्ट है, विथ कैपिटल डिविजिबल इनटू यूनिट्स ऑफ इक्वल वैल्यू कॉल्ड शेयर्स. स्टूडेंट्स, जो हमने हमारा जो फाइनेंशियल टॉपिक था चैप्टर 6, जो हमारा क्लास 11 का जो चैप्टर 6 था, उसके अंदर मैंने आपको शेयर्स के बारे में बताया था. शेयर क्या होते हैं, इक्विटी शेयर उसको भी हमने फर्दर डिवाइड किया था. इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं. तो मैं यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में आगे नहीं डिस्कस कर रही हूँ. तो हमने ऑलरेडी देखा था कि जो कंपनी की कैपिटल होती है वो जनरल पब्लिक से कंपनी रेज कर लेती है, जनरल पब्लिक से, और जो अमाउंट जो कैपिटल होती है उसको कंपनी स्मॉल जो पार्ट्स है उसमें डिवाइड कर देती है, ताकि हर किसी के लिए इजी हो सकता है, हो जाता है वो कि वो उस बिजनेस में उस पर्टिकुलर अमाउंट से इन्वेस्ट कर दे. एंड विद लिमिटेड लाइबिलिटी. तो मैं इसको कंप्लीटली कर रही हूँ. ए कंपनी मीन्स ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर्म फॉर सम कॉमन ऑब्जेक्ट with capital divisible into units of equal value called shares and with limited liability. Next thing is a company is creation of law. That is the birth of this artificial human being is by law, and it can be put by death by law only. जो मेन थिंग है वो है कंपनी क्रिएशन बाय लॉ. सोल प्रोप्राइटरशिप है, सोल प्रोप्राइटर बिजनेस को ऑपरेट करता है, उसके बारे में जानता है. लेकिन जो हम बात करें यहाँ पे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, हम किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग को खड़ा करके ये नहीं बोल सकते कि हाँ ये दिस पर्टिकुलर पर्सन इज दिस पर्टिकुलर कंपनी. नो, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. उसको एक लॉ क्रिएट करता है. दैट मीन्स हम उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में, तब वो पर्टिकुलर बिजनेस स्टैब्लिश होते ही वो पर्टिकुलर कंपनी स्टैब्लिश होती है. कोई भी मेंबर आ रहा है जा रहा है उससे उसका पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. यदि हमें उसको क्लोज करना है तो भी हम ऐसा नहीं कि हमने अपने आप को आउट कर लिया वो बिजनेस क्लोज हो जाएगा, नहीं. उसको एक पर्टिकुलर प्रोसीजर के थ्रू हमें उसको क्लोज करना पड़ेगा, और वो जो क्लोज है वो लॉ के थ्रू ही हो सकता है. यहाँ पे हमने देखा. अब उसके बाद में हम ने यहाँ पे जो स्टडी किया वो मीनिंग के बारे में देखा. अब हम यहाँ पे देख रहे हैं डेफिनेशन. यहाँ पे 2 to 3 डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है. जो आपको कन्वीनियंट लगे वो डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हैं. जो आपको इजीली लर्न हो पा रही है उसको लर्न कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम. मैं यहाँ पे तीनों डेफिनेशन को आपको यहाँ पे बता रही हूँ. सबसे फर्स्ट है, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल फॉर प्रॉफिट having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. Simply meaning है a joint stock company is a voluntary association of individual. और रीजन क्या है उसको स्टैब्लिश करने का? फॉर प्रॉफिट. क्या है यहाँ पे रीजन, क्यों स्टैब्लिश करते हैं? फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. हैविंग ए कैपिटल डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स. जो कैपिटल है बिजनेस, जो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कैपिटल है वो है डिवाइडेड है, नंबर ऑफ शेयर्स में है, डिवाइडेड है, और हम उन शेयर्स को इजीली क्या कर सकते हैं, हम ट्रांसफर कर सकते हैं. यदि आज मुझे फंड की रिक्वायरमेंट है, मैंने पर्टिकुलर कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन मुझे फंड की रिक्वायरमेंट आज हो रही है, तो मैं उनको शेयर मार्केट के थ्रू क्या कर दूंगी, सेल कर दूंगी. तो यहाँ पे जो बताया गया है वो है कि हम नंबर ऑफ पर्टिकुलर शेयर्स में जो डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर, द ऑनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप. उसके जो ऑनरशिप है उसके थ्रू आप उस कंपनी के क्या बन सकते हो, मेंबर बन सकते हो. तो यहाँ पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो है, ए जॉइंट स्टॉक कंपनी इज ए वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल for profit having a capital divided into transferable shares, the ownership of which is the condition of membership. जो second definition है वो है, a company is an association of many persons who contribute money or money's worth to a common stock and employ it as some trader or business, and who share the profit and loss arising therefrom.
नेक्स्ट जो यहाँ पे डेफिनेशन है, जो मुझे लगता है कि ये वाली डेफिनेशन आपको लर्न करनी चाहिए, क्योंकि ये डेफिनेशन कंपनीज एक्ट के थ्रू प्रोवाइड की गई है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम देख रहे हैं कंपनीज एक्ट में क्या डेफिनेशन दी गई है कंपनी की। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, ए कंपनी मीन्स ए कंपनी formed and registered under this act or any previous act। मतलब कंपनी, हम सिंपली कंपनी उसको बोलेंगे यदि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या इससे रिलेटेड प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो सिंपली मीनिंग है वो ही कंपनी रजिस्टर, वो ही बिजनेस रजिस्टर्ड होंगे जो इससे रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहे हैं। तो यदि हम इस कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है या इससे रिलेटेड प्रीवियस एक्ट में रजिस्टर्ड है तो वो कंपनी कहलाएगी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे जो हमने ये डेफिनेशंस पढ़ी और उससे क्या कंक्लूजन निकला, a company is an association of person who contribute money in the shape of shares and the company gets a legal entity and enjoy a permanent existence। ये यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। इसकी डेफिनेशन जो यहाँ पे गिवन है, इसको और ज्यादा क्लैरिफिकेशन क्लियर करने के लिए हम जो इसकी करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, रीड करेंगे अंडर, तो हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशन को और ज्यादा बेटर क्लियर कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सबसे फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ें, वॉलंटरी एसोसिएशन। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अब मैं यहाँ पे और बता रही हूँ, अपन और डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट जो यहाँ पे बताया गया है वो है वॉलंटरी एसोसिएशन। यहाँ पे बोला है ए सिंगल पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपनी। दैट मीन्स कोई सिंगल यदि पर्सन, मेरे माइंड में आइडिया आ रहा है कि मैं कंपनी फॉर्म क्रिएट कर लूं, लेकिन यदि मेरे नंबर ऑफ पर्सन और इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे कंपनी फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकती। ए सिंगल पर्सन कैन नॉट कॉन्स्टिट्यूट ए कंपनी, एटलीस्ट 2 पर्सन वॉलंटरली मस्ट जॉइन हैंड्स टू फॉर्म ए प्राइवेट कंपनी। मतलब वो यदि आप कंपनी को भी फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी के लिए मिनिमम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है और पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 पर्सन की रिक्वायरमेंट है। तो यदि ये पर्सन वॉलंटली, ये जो 2 और 7 पर्सन वॉलंटली ज्वाइन नहीं करते हैं मिनिमम साइड में, तो हम कंपनी फॉर्म क्रिएट नहीं कर सकते हैं। सेकेंड है जो बताया गया है वो करेक्टरिस्टिक्स है आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ह्यूमन बीइंग नहीं है, जस्ट लाइक मैं हूं, तो ये एक पर्सन नहीं है। यहाँ पे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कि इसको एक लॉ ने क्रिएट किया है। यदि मैं एक एग्जांपल लूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज का एग्जांपल ले रही हूँ और मुकेश अंबानी का एग्जांपल ले रही हूँ, तो मुकेश अंबानी इज एन ह्यूमन बीइंग। लेकिन यहाँ पे हम बात करें रिलायंस इंडस्ट्रीज की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो बोथ आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये रिलायंस इंडस्ट्रीज हम बात करें तो कैसे है, ये हम पर्टिकुलर पर्सन मुकेश अंबानी को नहीं बोल सकते कि हाँ दैट्स इज ये पर्टिकुलर रिलायंस इंडस्ट्रीज है। नहीं, उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट कर रखे हैं, शेयर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम शेयर्स परचेज कर रखे हैं, इसलिए हम रिलायंस मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्चुअल है क्या? इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो एक लॉ ने क्रिएट किया है, जिस लॉ एक जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होके जो क्रिएट हुई है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ए कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ, दो इट हैज नो बॉडी एंड नो कॉन्साइंस, it still exists as a person having a distinct personality of its own. Okay, this is the second characteristics of joint stock companies. Now we are reading about the third characteristics of uh, third characteristics of third characteristics of business joint stock company. अब स्टूडेंट हम यहाँ पे जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसके बारे में हम देख रहे हैं कि थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी दैट मीन्स जो उसके मेंबर्स है उससे ये अलग है, दोनों को हम एक नहीं बोल सकते। जैसे कि हम सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर हम देखते हैं सोल प्रोप्राइटर और बिजनेस बोथ आर द सेम पर्सन, बट इन केस ऑफ कंपनी मेंबर्स, promoters who are taking initiative for starting this business and the company, both are
टू डिफरेंट पर्सन, जो दोनों हैं वो लीगली टू डिफरेंट पर्सन है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज है वो एक अलग पर्सन है, एक अलग आर्टिफिशियल पर्सन है, और जो मुकेश अंबानी है वो एक अलग पर्सन है। हम दोनों को एक नहीं बोल सकते कि बोथ आर द सेम थिंग, बोथ आर टू डिफरेंट लीगल एंटिटी। हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ए कंपनी हैज एन इंडिपेंडेंट स्टेटस डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। दिस implies that a company cannot be held liable for the action of its members and vice versa. तो यहाँ पे बोला है कि यदि मेंबर कोई भी काम कर देगा, कुछ भी कर देगा, तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है उससे रिलेटेड लाइबिलिटीज को रिपे करने के लिए। और कंपनी में कुछ भी हो रहा है, कुछ भी यदि स्पॉइल हो रहा है, खराब हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, या कंपनी की जो डिफरेंट लाइबिलिटी अराइज हो रहा है, तो उसके लिए वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोनों दो अलग अलग पर्सन है। यदि कंपनी के लॉसेस है तो कंपनी ही उसको सेट ऑफ करेगी। उसके हम जो पर्सनल प्रॉपर्टी है उस पर्टिकुलर पर्सन की, उससे हम फंड्स नहीं ले सकते हैं। कंपनी हैज अ डिस्टिंक्ट एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन सील। हम बार बार पे यहाँ पे पढ़ रहे हैं, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। यदि कोई नेचुरल ह्यूमन बीइंग होता तो वो अपने आप की वैलिडिटी या शो करने के लिए अपने साइन कर सकता है, लेकिन कंपनी है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो खुद के साइन नहीं कर सकती, तो उसके लिए यूज होता है यहाँ पे कॉमन सील। सील सब जानते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे सील यूज होती है। उसी तरीके से कंपनी अपने सिग्नेचर्स, अपने आइडेंटिटी को शो करने के लिए यहाँ पे बिजनेस में कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी डील साइन करती है तो वो वहाँ पे सील यूज करती है। सील उस कंपनी को रिप्रेजेंट करती है। कंपनी कोई भी डॉक्यूमेंट होगा तो दैट मीन सबसे पहले उस कंपनी की सील होगी, और उससे रिलेटेड जो रेस्पेक्टिव अथॉरिटी है उसके सिग्नेचर होंगे। और यदि वो सील उस डॉक्यूमेंट पे है तो दैट मीन्स वो उस कंपनी को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे बोला है बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन, company cannot sign the documents. Hence, it uses a common seal on which its name is engraved. Engraved, putting the common seal on papers is equivalent to that of signature of a human being, मेकिंग दैम बाइंडिंग ऑन द कंपनी। दैट मीन्स किसी भी डॉक्यूमेंट पे यदि कंपनी के सील लग गई है तो दैट मीन्स यदि वो डॉक्यूमेंट जिससे भी रिलेटेड होगा तो कंपनी उसके लिए बाइंड हो गई है। दैट मीन्स उस डॉक्यूमेंट में कंपनी ने सिग्नेचर किया है। नेक्स्ट है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो मेन सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी कंपनी फॉर्म की, वो है लिमिटेड लाइबिलिटीज। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो कंपनी की लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। दैट मीन्स उसको किसी वो पर्सन की जो प्रॉपर्टीज है उनको सेल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। उसकी जो शेयर होल्डर्स है, दैट मीन्स जिन्होंने यहाँ पे फंड इन्वेस्ट किया है। हमने देखा था कि सोल प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में जिन्होंने फंड इन्वेस्ट किया था, जिन्होंने बिजनेस में फंड लेके आए थे, इट मे बी सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप। यदि बिजनेसेस में लॉसेस होने लगते हैं तो सबसे फर्स्ट उन लॉसेस को वो पर्सन उसकी बिजनेस प्रॉपर्टी से सेट ऑफ करते हैं, और उसके अलावा भी फंड नहीं होता है तो वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे कार हो, चाहे कुछ भी है, एफडीज है, उनको सेल करके वो बिजनेस की प्रॉपर जो लाइबिलिटीज है उनको रीपे करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कंपनी के केस में तो जो शेयर होल्डर्स है, दैट मीन्स जिन्होंने शेयर होल्डर्स ने बिजनेस में फंड इन्वेस्ट किए थे, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। दैट मीन्स यदि सपोज कीजिए मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी के एक शेयर परचेज किया है, किसी पर्टिकुलर कंपनी का एक शेयर परचेज किया है, वो भी ₹10 का, तो दैट मीन्स ये है कि मेरे को मैक्सिमम जो लाइबिलिटी है कंपनी को, मतलब मुझे कंपनी को क्या पे करना है, मैक्सिमम ₹10 पे करने हैं। उसके अलावा कंपनी को कितने भी लॉसेस हो जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे ₹10 से एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पे करना है। मेरी पर्सनल जो भी प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल कंप्लीटली सेफ है। तो इसके कारण कंपनी की जो लाइबिलिटीज है उसके बारे में हम बोल सकते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। यहाँ पे रीड कर रही हूँ, द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी इज नॉर्मली लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर हेल्ड और गारंटी गिवन बाय देम। यहाँ पे दैट मीन्स हेल्ड, शेयर हेल्ड और गारंटी गिवन बाय देम। जस्ट लाइक मैंने एक शेयर परचेज किया तो दैट मीन्स मैं गारंटी दे रही हूँ कि मैं ₹10 कंपनी को पे करूंगी, तो दैट मीन्स मुझे मैक्सिमम, चाहे से कंपनी को कितने भी लॉसेस हो, मुझे कितनी लाइबिलिटी है, मैक्सिमम ₹10 की है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। हमने देखा था कि कंपनी कभी भी जब भी स्टार्ट होती है तब कंपनी शेयर्स इशू करती है।
वो कंपनी जो रिडेम्पशन है, जो बाईबैक है शेयर्स की हम बात करें, बाईबैक मतलब वापस कंपनी का परचेज करती है। तो जब तक कंपनी ऑन गोइंग है, जब तक कंपनी कम चल रही है, तो उन शेयर्स को बाईबैक नहीं करती है। सपोज कीजिए, मैंने एक एग्जांपल ले रही हूँ, मैंने बैंक में एक एफडी कराई है, तो मुझे उसका टाइम पीरियड पता है कि कब वो मैच्योर होगी। इट मे बी 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर पीरियड के बाद में मुझे वो एफडी जो मैंने इन्वेस्ट किया अमाउंट, वो मुझे वापस मिल जाएगा। लेकिन कंपनी के केस में क्या बोला गया है कि कंपनी, आप जो इक्विटी शेयर्स की बात करें, थ्रू आउट द लाइफ, जब तक कंपनी है तब तक वो बाईबैक नहीं करती है शेयर्स को। तो एक कंपनी हो सकता है 10 ईयर चले, 100 ईयर्स चले, या वन उससे भी ज्यादा ईयर्स। तो दैट मीन्स यदि मैंने इन्वेस्ट किया तो मैं तो ये सोचूंगी मुझे लाइफ लॉन्ग ही पैसा नहीं मिलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। कंपनी जो मैंने शेयर्स परचेज किए हैं, मैंने एक शेयर परचेज किया है, 10 किए हैं, या उससे भी ज्यादा शेयर्स परचेज किए, बहुत सारे शेयर्स परचेज किए हैं, मुझे आज फंड की रिक्वायरमेंट है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी, अपने शेयर मार्केट से, जो शेयर मार्केट बेसिकली मार्केट होता है, वो पर्टिकुलरली बाइंग एंड सेकंड सेलिंग ऑफ सेकंड हैंड सिक्योरिटीज से रिलेटेड होता है। शेयर मार्केट के बारे में मैं यहाँ पे ज्यादा नहीं बता रही हूँ, क्योंकि आपका जो लास्ट चैप्टर है इस बुक का, उसके अंदर यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया गया है। तो यहाँ पे है कि मुझे जो शेयर्स मैंने परचेज किए हैं, जो शेयर मार्केट है, जस्ट लाइक अपन बोल रहे हैं ग्रोसरी मार्केट होता है या और मार्केट होते हैं, उससे रिलेटेड शेयर, वैसे ही एक मार्केट होता है, वो होता है शेयर मार्केट। यहाँ पे हम शेयर्स और सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। तो मेरे पास जितने भी शेयर्स है, मैं क्या करूंगी, उन शेयर्स को लेके शेयर मार्केट में जाऊंगी और शेयर मार्केट में मैं उनको सेल कर दूंगी, और जो भी इंटरेस्टेड बायर है, इन्वेस्टर है, वो उनको परचेज कर लेगा। तो दैट मीन्स होगा क्या, हम बात करें कंपनी के को पास में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है। कंपनी ने जब स्टार्ट किया था तो कंपनी को उसके रुपए मिल गए थे, कंपनी को कोई टेंशन नहीं है अभी उसको रीपे करने की। लेकिन मैं बात करूं इन्वेस्टर्स की, इन्वेस्टर्स को तो हो सकता है पर्टिकुलर टाइम पे फंड्स की रिक्वायरमेंट हो, वो उस केस में शेयर मार्केट में जाएंगे और वो पर्टिकुलर शेयर जो उन्होंने उस पर्टिकुलर कंपनी के ले रखे हैं उनको सेल कर देंगे। और बायर जो भी इन्वेस्ट प्रोस्पेक्टिव बायर्स है, इन्वेस्टर्स है, उनको परचेज कर लेंगे और मुझे क्या हो जाएगा, मुझे मेरा फंड उस टाइम पे वापस मिल जाएगा। तो हम देखें, नो शेयर होल्डर इज फॉर एवर वेडेड टू द कंपनी। मतलब हमेशा कंपनी के लिए, ऐसा नहीं कि एक शेयर होल्डर परचेज, मैंने शेयर परचेज कर लिया तो लाइफ लॉन्ग में शेयर होल्डर रहूंगी, नहीं। सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। फ्रीली मतलब कुछ कंडीशंस है, जैसे प्राइवेट हम बात करें, प्राइवेट कंपनी की बात करें, वो ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं शेयर्स की, लेकिन हम पब्लिक कंपनी के शेयर्स की बात करें तो वो इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। The private company do impose some restriction on the transfer of shares. Next है diffusion of ownership and management. जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, in this form of organization, entrepreneurs should clearly understand their exist separation of ownership from management. That means जो एंटरप्रेन्योर है और जो मैनेजमेंट है, वो दो डिफरेंट आइडेंटिटी है, दो डिफरेंट पर्सन है, दोनों को एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटर बिजनेस में देखा था कि सोल प्रोप्राइटर है तो वो वही बिजनेस को ऑपरेट कर रहा है, मैनेज कर रहा है। पार्टनरशिप में हमने देखा था जो भी उसके पार्टनर है, कोई क्या टास्क कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, लेकिन यहाँ पे हमने देखा है ओनरशिप एंड मैनेजमेंट आर टू डिफरेंट आइडेंटिटी। ऑनरशिप दैट मीन्स जिसके पास में फंड है वो उस कंपनी में क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यदि होम मेकर हूँ लेकिन मेरे पास फंड है, तो मैं किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स को क्या कर सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ। यदि मैं शेयर परचेज कर लेती हूँ, शेयर होल्डर बन जाती हूँ, उस कंपनी की ओनरशिप में मेरा कुछ परसेंट जो कंट्रीब्यूशन है, हिस्सा क्रिएट हो जाता है। लेकिन जो मैनेजमेंट है वो उस ओनर से डिफरेंट है। मैनेजमेंट जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिसाइड करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, लेकिन जो ओनर है वो उससे अलग है। तो मैनेजमेंट और ओनरशिप आर टू डिफरेंट things. As a shareholder could be scattered across country, here they give the right to the directors to manage the company
अफेयर्स। जैसे कि सपोज करो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मैंने शेयर परचेज करे तो वो तो मुंबई में है और मैं हूँ जो यहाँ पे जयपुर में हूँ, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि हर मीटिंग अरे जाना जयपुर से वहां जाना या उस तरीके से। तो मैंने हमारे बिहाफ पे क्या अपॉइंट कर रखा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी शेयर होल्डर्स हैं उन सब ने मिलके खुद के बिहाफ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखे हैं, वो है डायरेक्टर्स कंपनी के लिए डिसीजन लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें नंबर ऑफ मेंबर्स की, मतलब कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि कंपनी है उसको फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज प्राइवेट सेक्टर कंपनी, प्राइवेट कंपनी, एंड सेकंड वन इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हम बात करें पब्लिक कंपनी, फर्स्ट वन इज प्राइवेट कंपनी एंड द सेकंड वन इज पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी की बात करें तो मिनिमम रिक्वायर्ड मेंबर्स कितने होने चाहिए, 2। मतलब यदि आपको प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करना चाह रहे हो तो मिनिमम जो पर्सन की रिक्वायरमेंट होगी वो 2, और यदि हम मैक्सिमम नंबर की बात करें तो 50, एक्सक्लूडिंग एम्प्लॉइज। जो एम्प्लॉइज है उनको मेंबर्स में काउंट नहीं करेंगे। हमने ऑलरेडी पढ़ा है ओनरशिप और मैनेजमेंट 2 डिफरेंट पर्सन, उसी तरीके से जो एम्प्लॉइज है और मेंबर्स है वो भी 2 अलग अलग पर्सन है। नेक्स्ट हम बात करें पब्लिक कंपनी की, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो मिनिमम नंबर्स है पब्लिक कंपनी को स्टार्ट करने के लिए वो है 7, और जो मैक्सिमम नंबर है वो है नो लिमिट, मतलब मैक्सिमम कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। दैट मीन्स जो कंपनी है वो कैसे वर्क करेगी। वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, दैट मीन्स जो मैनेजमेंट है वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी किसी भी तरीके से नहीं, उसका वर्क भी कंट्रोल होगा, उसका स्कोप भी डिसाइडेड होगा, प्री डिसाइडेड होगा, वो उसी स्कोप के थ्रू वर्क करेगी। तो यहाँ पे बोला है दो स्कोप ऑफ दिस आर्टिफिशियल पर्सन इज डिटरमाइंड बाय द, दैट मीन्स वो क्या क्या काम कर सकती है, किस तरीके से कर सकती है, क्या चीजें नहीं करना है उसको, ये सब किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, द इंडियन कंपनीज एक्ट। and the second is memorandum of association and the third one is article of association। फर्स्ट वन इंडियन कंपनीज एक्ट क्या है, इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर सारे रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर्स मेंशन है कंपनी से रिलेटेड। नेक्स्ट मैं बात करूं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये 2 कंपनी के मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इनके बिना कंपनी को स्टार्ट करना पॉसिबल नहीं होता। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली आउटसाइड ऑफ द कंपनी, जो कंपनी है आउटसाइडर किस तरीके से डील करेगी, क्या फंक्शन कर सकती है क्या नहीं है, आउटसाइडर बेसिकली इससे कनेक्टेड होता है। और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन उसका इंटरनल वर्क से रिलेटेड होता है। ये एक जनरल मैं ब्रीफ में बता रही हूँ, लेकिन डिटेल में इसके बारे में हम यहाँ पे स्टडी नहीं करेंगे कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। लेकिन सिंपली मैंने जैसा आपको बताया कि 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जिसके अंदर कंपनी के फंक्शंस, कंपनी की लिमिटेशन सब कुछ डिस्क्राइब्ड होता है इन 2 डॉक्यूमेंट्स में। तो कंपनी कोई भी वर्क करेंगी वो वर्क इन तीनों से कनेक्टेड होना चाहिए, इसके बियॉन्ड वो कोई भी वर्क करेगी तो वो वर्क उसका वॉइड हो जाएगा, दैट मीन्स नॉट एक्सेप्टेबल बाय एनी कोड। तो हमने यहाँ पे कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स देखी एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज वाइंडिंग अप। द वाइंडिंग अप सिंपली फर्स्ट तो मैं यहाँ पे बताऊंगी वाइंडिंग अप का मीनिंग क्या होता है। वाइंडिंग अप मतलब क्लोज करना, दैट मीन्स हमने देखा था कंपनी लॉ के थ्रू एस्टैब्लिश होती है। कोई भी प्रॉब्लम्स है, लॉसेस हो रहे हैं या चाह रहे हैं कि अब इस कंपनी को स्टार्ट नहीं करना है, मतलब अब क्लोज करना है, तो वाइंडिंग अप मतलब क्लोज। तो यहाँ पे बोल रहे हैं द मोड ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड टर्मिनेशन is both as per the Companies Act only, it is born out of the law and can be liquidated only by law। दोनों चीजों का राइट किसको है, लॉ के थ्रू, लॉ को है। वो किसी हमें कोई भी कंपनी स्टार्ट करनी है तो हमें लॉ की हेल्प लेनी होगी, लॉ के थ्रू हम स्टार्ट कर सकते हैं। और क्लोज भी करना है तो हमें ऐसा नहीं कि मैंने डिसाइड कर लिया आज मैं क्लोज कर दूंगी तो बस आज से ही क्लोज है, नहीं, हमें प्रॉपर प्रोसीजर जो लॉ के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है उन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा और उसके थ्रू कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे देखा ये मेरा टॉपिक है वो यहाँ पे मेरा कंप्लीट हो रहा है। इस टॉपिक के अंदर हमने कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनी की डेफिनेशन के बारे में, मीनिंग के बारे में पढ़ा, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ा,
और जो वेरियस कंपनीज जो जॉइंट स्टॉक कंपनी है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने यहाँ पे स्टडी किया। स्टूडेंट्स, आपको इससे रिलेटेड नोट्स प्रिपेयर करने हैं। जो ये येलो हाइलाइट्स हैं, इसको आपको कॉपी में हर पॉइंट की नोट आउट करनी है। उसके अलावा आपको इसको टाइमली रीड और रिवाइज करना है ताकि आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो। और इस यहाँ पे लर्न करना इसलिए भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए भी कंपलसरी है कि यदि आपको ये टॉपिक्स यदि आप सिर्फ रीड करते जाएंगे और इनको लर्न नहीं करेंगे तो आपके लिए धीरे धीरे डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको सारे जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या सारे फंक्शन है, रजिस्ट्रेशन की बात करूँ तो आपको हर फॉर्म के हो सकता है सिमिलर से लगने लग जाए, हो सकता है आप डिफरेंस ना कर पाए। तो इसलिए आपको जरूरी है कि इन पॉइंट्स को, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं या जो डेफिनेशन है, वो आप इनको वन बाय वन लर्न कर लें। मतलब आज जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले प्रीवियस टॉपिक को कंप्लीटली लर्न कर लें ताकि आप इनके डिफरेंसेस अच्छा से लर्न कर पाए, उनको अच्छा से समझ पाए और आगे ये आपके लिए हेल्पफुल हो पाए। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ पे इनको नोट्स प्रिपेयर करने हैं आपकी कॉपी में। उसके अलावा आपको रीड करना है, लर्न करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर मैं आपको प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी के बारे में बताऊंगी। जो प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, उसमें बेसिकली क्या डिफरेंसेस है। उसके अलावा हम जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके अंदर पढ़ेंगे वेरियस लीगल प्रोसीजर, जो हमें लीगल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो स्टूडेंट, ये वीडियो मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है।